अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का सेशन हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज का पांचवा सेशन है और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है चाइल्डहुड ब्रैक्सी ऑफ स्पीच। इससे पहले जो हम चार सेशन कर चुके हैं, अगर आप में से कोई उसको देखना चाहे तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है स्पीच थेरेपी सीरीज वाली, वहाँ पे इसको देख सकता है। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास के पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है मिस महानूर मंसूर ने, लाहौर से, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मिस महानूर कि आपने इस टॉपिक और सेशन के लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Thank you so much, sir. It is always very pleasure for me to join your platform and share my information regarding my field and help the children of the parents who have some special needs. And I am very thankful to you for inviting me once again. राइट, तो चलते हैं, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये चाइल्डहुड अप्रैक्सी ऑफ स्पीच है क्या। इसके बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दें तो फिर हम आगे चलते हैं। सर, जैसे कि इसके नेम से आपको जाहिर हो रहा होगा, चाइल्डहुड मीन्स वो डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड अप्रैक्सी ऑफ स्पीच। स्पीच से रिलेटेड वो डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाया जाता है। और अप्रेक्सिया, व्हाट डज मीन बाय अप्रेक्सिया? अप्रेक्सिया का मतलब बेसिकली प्रैक्टिस रिलेटेड टू मूवमेंट। और जब हम बात करते हैं एक कोई लग जाता है सिनोनिम साथ, तो इट मींस द एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो इन शॉर्ट टर्म ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिजीज है जिसमें बच्चे की जो मूवमेंट है रिलेटेड टू स्पीच वो इफेक्ट होती है। लाइक अगर मैं सिंपल बात करूं तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान सबसे पहले उसके दिन में कोई आइडिया आता है, वो सोचता है कि मैंने ये बोलना है। बोलने के बाद फिर वो कोऑर्डिनेट करता है, उससे समझ आती है ये वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को बोलना कैसे है। फिर उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग अपने फेस और आर्टिकुलेटर्स को मूवमेंट देता है और फिर वो अपनी बात कन्वे कर देता है। लेकिन चाइल्डहुड अप्रेक्सी ऑफ स्पीच में ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्रेन एंड ओवर आर्टिकुलेटर्स, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं, ओरल मसल, लिप्स, टीथ, जॉ मसल्स, चिक मसल्स, इनमें जो एक प्लानिंग आती है, एक कनेक्शन और वायरिंग है, वो इफेक्ट होती है। क्योंकि ये इफेक्ट होती है ब्रेन के साथ, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच और न्यूरोलॉजिकल मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो ये एक इंट्रो था कि व्हाट इज द चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। हम्म। तो इसकी क्या रीजंस हैं, कॉजेज क्या हैं कि ये ऐसा हो जाता है या ऐसा लोगों में पाया जाता है, बच्चों में, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जो इसके कॉज हैं, जैसे कि इसके नेम से रिप्रेजेंट, मैंने अभी बताया इंट्रो देते हुए कि इट इज अ न्यूरोलॉजिकल मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो न्यूरोलॉजिकल मींस रिलेटेड टू ब्रेन। अब क्योंकि बच्चों में पाया जाता है तो अब हम मोस्टली तो ये कहते हैं कि अडल्ट्स में जी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रोक की कोई वजह हो गई, इस तरह से हो गया, तो ब्रेन इफेक्ट हो गया, तो उनसे रिलेटेड डिजीज होते हैं। बट हाउ कुड द चाइल्डहुड इफेक्ट, कि बच्चों में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके कॉजेज यही हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज आफ्टर द बर्थ बच्चों में कोई ऐसी चीज पाई जाए, जैसे हम्म। कि सडन इंजरी होती है, जिसे हम ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल कॉमन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स जो है उन्हें हवा में उछालते हैं या उनको प्यार से इस तरह से करते हैं, तो एक बच्चे का जो ब्रेन है वो अभी सॉफ्ट होता है। हम्म। नॉर्मली एडल्ट का ब्रेन सॉफ्ट और स्कल जो है वो हार्ड होता है। जब बार बार उछालने से बच्चे का वो सॉफ्ट स्कल हार्ड बेस ऑफ द सॉफ्ट ब्रेन, हार्ड स्कल ऑफ ब्रेन से टच करता है, तो उसमें ट्रोमा आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर, कोई नर्व की डैमेज या कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट के लिहाज से ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस हम्म। टर्म को हम कहते हैं कंकशन। तो कंकशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। इसके अलावा भी बहुत से न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेथलेसनेस हो जाती है और लगता है कि जैसे इंसान जो है वो अभी एट बेड ऑफ डेथ चला जाएगा। सिमिलरली हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, वी कुड नॉट से कि ये एरिया ऑफ ब्रेन इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रेन एरिया इफेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स जो है रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। अदर देन दीज न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, कुछ कहते हैं कि जेनेटिक कॉज भी है, क्योंकि जैसे अब हमारी पूरी बॉडी जो है वो जीन्स के हाथ में है, क्रोमोसोम एंड जीन्स जो है सारा मेकअप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे ट्रेट्स आते हैं हमारे।
तो इसी तरह हमारी जो नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड भी जीन्स ही वर्किंग करती हैं। तो वो जीन जो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन इज द हेड फ्रॉक बॉक्स प्रोटीन जीन। जब इस जीन में कोई म्यूटेशन आती है जेनेटिकली, तो उसकी वजह से जो वो प्रोटीन जो हमारी स्पीच में डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ जाती है। अब उस म्यूटेशन की वजह से जो है वो एबनॉर्मेलिटीज क्लोज होती हैं, और एज अ रिजल्ट जो है वो चाइल्डहुड स्पीच जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हम्म। और इसके अलावा एज कोमोर्बिडिटी भी एग्जिस्ट करता है चाइल्डहुड डिप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, लाइक जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, एपिलेप्टिक बच्चे हैं, क्योंकि ये सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं। तो जब हम्म। कभी कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज एग्जिस्ट करती है तो दे आर द चांसेस। ओके, तो जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस में रेड फ्लैग्स, कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं, तो क्या इस केस में भी कुछ रेड फ्लैग्स हमें नजर आ सकते हैं बच्चों में जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि इसमें भी रेड फ्लैग्स हैं। जैसे हर एक डिजीज है जो अपने आने से पहले एक आगाही देती है कि हाँ कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस, कुछ सिम्टम्स हैं जिसको पहले से ही देख लिया जाए तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। जैसे अगर हम बात करें ऑटिज्म की, उसमें भी कुछ साइन है कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं देता और इस तरह से। इसी तरह बिल्कुल चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में भी कुछ अलार्मिंग साइंस हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स काफी टाइम गुजरने के बाद, 3-4 साल बाद के बाद आते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल में बोला नहीं, हमने वेट किया कि बोल जाएगा या हमारी फैमिली में हिस्ट्री है देर बोलने की। तो दिस वन इज वन ऑफ द अलार्मिंग साइंस कि मे बी, जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम्म। बच्चा लेट बोल रहा है या अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट में एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चा 1 साल में 1 वर्ड, 2 साल में 2 वर्ड बोले, या इतनी एज में उसके पास ये साउंड्स आ जाने चाहिए। ये क्योंकि हमारे साउंड से रिलेटेड मिलके बनते हैं वर्ड्स, ये हम्म। साउंड आ जाने चाहिए, इस तरह से है। तो बच्चों में अगर ये चीजें डिले आ रही हैं या एट द टाइम ऑफ एज वो नहीं डेवलप हो रही, तो दीज आर द अलार्मिंग साइंस। लाइक कि बच्चा 2 साल की उम्र में 2 वर्ड्स बोलता है, और अगर ऐसा है कि बच्चा नॉर्मली 2 साल की उम्र में कोई वर्ड नहीं बोल रहा, तो दिस वन इज अलार्मिंग साइन। पेरेंट्स को दिखाना चाहिए स्पीच थेरेपिस्ट को, इवन तो जर्नल फिजिशियन के पास जाएं, देन ही और शी कैन गाइड के बच्चे को कहाँ दिखाया जा सकता है। अगर हम सिर्फ इस चीज का इंतजार करते हैं कि बच्चा खुद बहुत बोल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि बच्चे को चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच हो, लेकिन ये स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर की तरफ ही लेकर जाता है। बच्चे का ना बोलना विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी एज के अकॉर्डिंग, या उसके पास अकॉर्डिंग टू एज जो साउंड्स होने चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में ज्यादातर हमारे लेबियल साउंड्स, यानी कि लिप्स के अकॉर्डिंग बोलने वाले साउंड्स, टंग से बोलने हम्म। वाले साउंड्स या इस तरह के साउंड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चा इनमें से किसी भी साउंड को पिक नहीं कर रहा, नहीं बोल रहा, तो दिस वन इज द अलार्मिंग साइन कि बच्चे में कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है। दिस वन इज द रेड फ्लैग। मोर हम्म। ओवर, हो सकता है कि बच्चा आपका बोल रहा हो, लेकिन वो जो सिंपल वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स आर द थिंग्स दैट आर combined to make a word. Like हम्म। me is a word that consists of a ma consonant and a vowel sound. अगर बच्चा सिंपल वोवल वर्ड्स बोल रहा है बट डिफिकल्ट वन इज डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू पिक, कि उसके लिए हम्म। मुश्किल है, उसको उठाना मुश्किल हो रहा है, तो दिस वन इज द हम्म। अलार्मिंग साइन। ये कहीं ना कहीं कोई इशू है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जो ये चाइल्डहुड अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच है, दिस वन इज द मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो हम्म। बच्चे को प्लानिंग प्रोग्रामिंग में इशू आ रहा है, तो सिंपल वन प्रोग्रामिंग शायद उसके लिए इतनी डिफिकल्ट ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रामिंग और प्लानिंग और मैसेजिंग कन्वेइंग फ्रॉम ब्रेन टू ओरल स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता जाएगा, तो वो चीजें उसके लिए डिफिकल्ट है। तो दीज वन आर द अलार्मिंग साइन कि अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी आ रही है पेरेंट्स को नजर, तो उन्हें जरूर कंसर्न करना चाहिए। एंड द लास्ट वन अलार्मिंग साइन इज दैट कि सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि बच्चा कभी कभार तो ठीक बोलता है और कभी कभार हम्म। उन्हीं वर्ड्स को ठीक नहीं बोलता। तो दिस वन इज हम्म। आल्सो दैट चाइल्डहुड अप्रेक्सिया स्पीच में ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि बच्चे के एरर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि कभी वही जो है वो कह ले कि प्रोग्रामिंग ब्रेन की तरफ से सही आ जाती है, तो वो कन्वे मैसेज ठीक हो जाता है, और कभी कभार वही प्रोग्रामिंग ब्रेन सही तरह से नहीं कन्वे कर पा रहा मैसेज, तो वो नहीं आ पाती। तो दीज आर द फ्यू अलार्मिंग साइंस जिनको देखते हुए पेरेंट्स शुड बी कंसर्न। अच्छा, ये अलार्मिंग साइन से अगर हम आगे बढ़ें तो जो हम कहते हैं साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट साइंस एंड सिम्टम्स जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो क्या हो सकते हैं फिर?
वो जो एग्जैक्ट साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अब अगर हम उसकी बात पे चल जाएं तो उसमें ऐसा है कि बच्चा जो है इस चीज के बारे में अवेयर होना शुरू हो जाता है कि हाँ कुछ मसला है। वो हम्म बार बार एफर्ट करता है कि अच्छा मैं बोलूं। जब हम्म अगर अलार्मिंग था, बच्चा एक दफा ट्राई करेगा, दो दफा ट्राई करेगा, पेरेंट्स भी कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है, तो बच्चा भी इतना कंसर्न नहीं होता। हम्म लेकिन जो सिम्टम्स आना डेवलप होना शुरू होते हैं, अब इन सिम्टम्स को भी हम दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर लेते हैं, बिफोर द एज ऑफ 3 एंड आफ्टर द एज ऑफ 3। अगर हम बिफोर द एज ऑफ 3 की बात करें तो बच्चा जो है, जैसे मैंने बताया कि लेट टॉकर्स होगा, उसके पास साउंड्स नहीं होंगे। साउंड्स होंगे तो सिंपल वर्ड्स में वो यूज करेगा, लेकिन उन्हीं साउंड्स को जब एक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आ जाएगा, उसने बोलने में उसे मुश्किल होगी। इसके अलावा उसकी जो साथ साथ पैटर्न और हैबिट्स हैं वो भी इफेक्ट होंगी। या इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कह सकते हैं कि उसके नॉन स्पीच टास्क, जैसे कि उसकी ब्लोइंग करना, उसकी जो है हम्म इस तरह से बर्किंग करना, क्योंकि ये सारी चीजें भी मोटर प्लानिंग और प्रोग्रामिंग और रिलेटेड टू ऑरल मस्कुलेचर है। इसी तरह हम्म से उसका अगर हम कहें कि सीटी बजाना, ये चीजें, ये पैटर्न, ये चीजें सारी भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू होंगी। और दीज आर द सिम्टम एंड साइन दैट आर अपेयर बिफोर द एज ऑफ 3। और अगर हम आफ्टर द एज ऑफ 3 की बात करें कि बच्चे की अच्छा स्पीच डेवलप हो गई है, तो उसमें जो वाज़ेह साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे वो ये आएंगे कि बच्चा जो है एडिशन ऑफ साउंड्स करना शुरू कर देगा। बच्चे हम्म की स्पीच में जो स्ट्रेस पैटर्न है, जैसे कि अब हम बात करते हैं तो हमारे राइज एंड फॉल इन द वॉइस आते हैं। हमारी हम्म टोन हर टाइम एक जैसी नहीं रहती, कहीं पे स्ट्रेस पैटर्न ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पर हम जो है वो पिच हाई करते हैं, कहीं पर लो करते हैं, कहीं पे पॉजेस ज्यादा है, कहीं पे पॉजेस कम है। तो बच्चे की जो स्पीच है रिगार्डिंग द स्ट्रेस पिच इंटोनेशन पैटर्न, इस चीज के लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टॉर्टेड आना शुरू हो जाएगी, जो इस तरह से सिम्टम देगी कि शायद बच्चा सोचना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। बच्चे को अंडरस्टैंड करने के माँ बाप तक की तो समझ से आ जाएगी कि पेरेंट्स क्योंकि सारा वक्त बच्चे के साथ हम्म रहते हैं, तो बच्चे को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि गैप इन द वर्ड ज्यादा आ रहा है, गैप इन द सेंटेंसेस ज्यादा आ रहा है, तो दूसरों के लिए बच्चे को समझना, यानी कि इन अदर वर्ड्स बच्चे की इंटेंजिबिलिटी जो है वो इफेक्ट करना। तो हम्म दीज आर द सिम्टम्स दैट आर अपेयर इन चाइल्डहुड। हम्म तो अच्छा ये बताइए कि जिस तरह बहुत से ऐसे इश्यूज या चैलेंजेस होते हैं जिनके कोई टेस्ट या डायग्नोसिस ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो क्या इस केस में कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं, कुछ डायग्नोसिस अवेलेबल हैं, कुछ किए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसा है कि इसमें टेस्ट, जैसे अब हर चीज की टेस्टिंग इट डिपेंड्स कि उसका कॉज क्या है। जैसे हम्म कि पहले हमने बात की, इसका कॉज या तो आइदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या फिर जेनेटिक कॉज है। तो हम्म उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर तो हमारे पास सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम पेरेंट्स से एक थ्रू आउट हिस्ट्री लेते हैं कि अच्छा आपने बच्चे से कब में ऑब्जर्व करना शुरू किया, बच्चा पहले बोलता था या नहीं बोलता था, इसे कोई इंजरी तो नहीं हुई, अगर इंजरी हुई थी तो किस किस्म की इंजरी थी, हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी या नॉर्मल जैसे बच्चों को उठते उछलते कूदते कोई चोट लगती है वैसी कोई चोट थी। इस तरह से हम क्वेश्चनिंग करते हैं, बेसिकली इसे प्रॉबिंग कहते हैं कि पेरेंट्स को प्रॉब किया जाता है प्रॉपरली कि हम्म हम फाइंड आउट कर सकें व्हाट इज द कॉज। देन उसके बाद हम एक थ्रू आउट हिस्ट्री लेने के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे की ऑरल मस्कुलेचर कैसी है, उसके नॉन स्पीच टास्क देखते हैं कि बच्चे की ब्लोइंग कैसी है, स्माइलिंग कैसी है, उसकी लिप राउंडिंग कैसी है, कि बच्चा जो है वो कितना कोऑर्डिनेशन पैटर्न कर रहा है। उसके बाद हम बच्चे को इमिटेट करवाते हैं अपने पे, यानी कि ये देखते हैं कि बच्चे की इमिटेशन कैसी है, क्योंकि यहाँ जब चाइल्डहुड अप्रेक्सिया स्पीच की हम बात करते हैं तो बच्चे की मसल वीकनेस से रिलेटेड कोई फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं है, बच्चे की पीछे प्लानिंग में इशू आ रहा है। तो हम्म इमिटेशन के लिए बच्चे अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तो हम इस वे में फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा हम बच्चे के स्पीच सैंपल्स लेते हैं, ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये भी आ रही हैं अगर हम फाइंड आउट करें कि कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज तो नहीं है। बच्चे के हम्म स्पीच सैंपल्स लेते हैं कि उसकी स्पीच कैसी है, वही बात की उसमें पॉजेज ज्यादा तो नहीं है, उसे सिंपल वर्ड्स में डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्स वर्ड में डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है। अगर एक साउंड वो सिंपल वर्ड में प्रॉपर बोल रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स वर्ड में भी प्रॉपर बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा।
तो ये बात हम ले लेते हैं रिगार्डिंग द न्यूरोलॉजिकल। लेकिन अगर हमें इससे भी कुछ फाइंड आउट नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि नहीं स्टिल जरूरत है, देन हम जाते हैं उसकी जेनेटिक जो टेस्टिंग है उसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि हार्टफोक्स बॉक्स प्रोटीन जो है वो एक जीन म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये डिजीज भी हो सकती है। देन हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, और फिर अगर कंफर्मेशन हो जाते हैं देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर सैम्पलिंग ऑफ स्पीच कि किस तरह की स्पीच रिलेटेड इफेक्ट है, ताकि उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सके कि व्हाट शुड बी आवर ट्रीटमेंट प्लान नेक्स्ट। चले, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि ट्रीटमेंट का, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन कैसे की जाती है और कौन करता है ये सारे काम? अब जाहिर सी बात है स्पीच से रिलेटेड है तो एक स्पीच थेरेपिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द चाइल्डहुड एप्लेक्सी ऑफ स्पीच। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो हम कह सकते हैं हमारे टीम मेंबर के तौर पे वर्क कर सकते हैं, दीज आर द साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि हम्म। अब देखिए बच्चे का मसला ये है कि बच्चा इस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपनी बात समझाना चाह रहा है, उसे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मसला यहाँ आ जाता है वो अपनी तरफ से एक कंप्लीट स्पीच बोल रहा है लेकिन कोई दूसरा शख्स उसकी बात नहीं समझ पा रहा। तो इस तरह के बच्चों में इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, इस चीज का डिप्रेशन और एंजाइटी होना कि हम कह रहे हैं बात और कोई दूसरा हमारी क्यों नहीं समझ पा रहा। तो हम्म। ये दोनों पर्सन जो हैं टीम मेंबर साइड बाय साइड चलते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डिप्रेशन, इंजाइटी और स्ट्रेस लेवल की तरफ ना जाए कि क्यों मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा, तो हम बाकी उसकी स्पीच को फोकस करने के साथ पहले इस चीज की तरफ देखते हैं कि बच्चे को कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन दे, ताकि बच्चे को एटलीस्ट इस चीज की तसल्ली रहे, वो इस चीज के लिए हैप्पी रहे कि हाँ मेरी चीज बात को कोई अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लाइक दैट कि हम बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस वन इज द ऑप्शन। ये है हम्म। सिर्फ बच्चे की इंजाइटी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कि वो इस फेज में ना चल जाए कि मैं बोल ही नहीं सकता या किसी को अपनी बात समझा ही नहीं सकता। तो उस हम्म। वे के लिए हम साइन लैंग्वेज या हम कम्युनिकेशन बोर्ड या फिर पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन हम्म। जो एग्जैक्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है चाइल्डहुड डिस्लेक्सिया और स्पीच के लिए, उसके लिए हम डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। जैसे करके मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ अप्रोचेस के नाम शेयर करूँ, ये एक है तो बहुत डिटेल टॉपिक, लेकिन मैं हम्म। चाहती हूँ कि पेरेंट्स को आइडिया हो एटलीस्ट कि क्या बच्चों के साथ कुछ टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। हम्म। जैसे कि इन बच्चों के लिए हम DTTC एक टेक्निक है, दैट वन इज डायनामिक टेम्पोरल एंड टेक्टाइल क्यू। तो हम्म। ये टेक्निक बच्चों के साथ यूज की जाती है। उसके बाद आ जाती है IPA टेक्निक, दैट इज द इंटीग्रेटेड फोनेटिक इंटरवेंशन अवेयरनेस टेक्निक। बच्चों के साथ ये टेक्निक यूज की जाती है। उसके अलावा एक आ जाती है प्रॉम्प्ट टेक्निक। प्रॉम्प्ट टेक्निक में ये आता है जिसमें हम कहते हैं प्रॉम्प्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द ओरल मस्कुलेचर एंड फोनेटिक टारगेट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ओरल मस्कुलेचर को बच्चा मोटर प्लानिंग नहीं कर पा रहा, तो हम बच्चे हम्म। को बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे हम कहते हैं एक रूट लर्निंग, कि बच्चा उस चीज को जब बार बार प्रैक्टिस करे तो उसके ब्रेन में वो पाथवेज जनरेट हो जाए, जिससे बच्चों को आइडिया हो जाए कि ये लफ्ज बोलने के लिए मैंने इसी पैटर्न को बार बार यूज करना है। हम्म। इसके अलावा हम बच्चे के साथ बहुत सी मल्टी सेंसरी इनपुट यूज करते हैं। अब जैसे कि इसका नेम ही बता रहा है, मल्टी सेंसरी मीन्स कि जो अल्लाह ताला ने हमारी 5 सेंसेस हमें प्रोवाइड किए हैं, हम वो यूज करते हुए, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है वो बोलने के लिए सुनने की और बोलने की ये 2 सेंसेस यूज करता है तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन हम्म। जहां बात आ जाती है चाइल्डहुड एप्लेक्सिया स्पीच की, क्योंकि अब बच्चे की ट्रेनिंग में इशू आ रहा है, प्रोग्रामिंग में इशू आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनकी सेंसेस यूज करें। लाइक हम उन्हें टेक्टाइल क्यूज, विजुअल क्यूज, लिसनिंग क्यूज, इन सब क्यूज को जो है वो मिक्सचर यूज करते हैं ताकि हम्म। बच्चे को किसी न किसी वे में हेल्प आउट कर सके। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने अगर बच्चे को कोई प साउंड या लेबियल साउंड बुलवाना है, तो हम बच्चे को अपनी टेक्टाइल से फिंगर पे पॉइंटिंग करेंगे कि यू हैव टू यूज दैट फॉर प साउंड। हम्म। सिमिलरली अगर बच्चा इस तरह से है कि उसको लर्न नहीं हो पा रहा, तो हम इसके साथ साथ हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं कि वेन एवर यू हैव टू से दिस पर साउंड, यूज दिस एंड हेयर दिस। जब बच्चा एक ही साउंड को बार बार सुनेगा, सुनने के बाद उसे देखेगा कि अच्छा मैंने यहाँ से बोलना है, तो दीज टू सेंसेस विल हेल्प द चाइल्ड टू लर्न हम्म। मोर अप्रोप्रिएटली द पैटर्न टू डेवलप दैट स्पीच साउंड। इसी हम्म। तरह से हम ये भी कर सकते हैं
कि बच्चे को हम इस तरह से प्रैक्टिस दें कि आपने एक ये साउंड है, इस साउंड को यहाँ से बोलना है, ये सुनो और अपने आप को मिरर में देखो, क्या आप भी वैसे कर रहे हो जैसा आपको करने को कहा जा रहा है, लाइक आपके दोनों लिप्स क्लोज हैं या नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए अब इसमें विजुअलाइज भी हो गया कि बच्चे को विजुअल फीडबैक मिल रहा है कि जो मुझे कहा, क्योंकि बच्चा सुन सही पा रहा है, ब्रेन में उसे मैसेज से ही कन्वे हो रहा है, लेकिन आगे ब्रेन की कन्वेइंग ऑफ टुवर्ड द माउथ जो है वो इफेक्ट है। तो अब जब बच्चा देख रहा है, उसको सुन रहा है, उसको टेक्टाइल व्यू कर रहा है, तो ये सारी विजुअलाइजेशन और मल्टी सेंसरी अप्रोच हेल्प करती है चाइल्ड को कि वो लर्न कर सके हाउ टू डिवेलप दैट पैटर्न टू से द वर्ड। इसके अच्छा। फर्दर जो हम टेक्निक करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चे की पिच इफेक्ट है, स्ट्रेस इफेक्ट है, तो हम फिर डिफरेंट पिच से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड कि बच्चे की इंटोनेशन पैटर्न इंप्रूव हो, उसमें राइज एंड फॉल टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि जहां जहां उसकी स्पीच डेवलपमेंट हो रही है, तो स्पीच से रिलेटेड जो हम कह लेते हैं ना, एक अच्छी भी लगे बोलने में, उसकी रोबोटिक स्पीच ना हो, एक नॉर्मल पर्सन स्पीच हो, तो वो सारी चीजें जो है वो उसमें हेल्प आउट कर सकें चाइल्ड को। हम्म। अच्छा, एक चीज ये बताइए लास्ट में बिल्कुल कि क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस है या इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है? हर बच्चे के हिसाब से शायद डिफरेंट होती हो, लेकिन क्या बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये? ऐसा ऐसा है कि देखिए, जैसे अब इट आल्सो डिपेंड्स कि चाइल्ड किस एज में आया है, हम्म किस कॉज की वजह से आया है, और उसके इन्वायरमेंट कैसा है। अब जैसे अगर जेनेटिक कॉज है तो हम जीन म्यूटेशन ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे तो वो एक तरह से समझ लें कि बच्चे ने जितना लर्न किया है, क्योंकि एक कॉज इफेक्ट ऐसा है जिसको पीछे से ही नहीं, हमने एक रूट कॉज नहीं पकड़ा, तो उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी लेंथी या उतने ही उसमें कह लें प्रोग्नोसिस चांसेस, यानी कि बेहतरी के चांसेस कम है। हम्म उसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कुछ टारगेट वर्ड्स या वो वर्ड्स जो उसके लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स नेम, उसकी डेली रूटीन की कुछ ऐसी चीजें जो बहुत स्पेसिफाइड यूज करता है, हम उससे रिलेटेड उसकी टारगेट थेरेपी को फोकस करके उसे उस चीज में इम्प्रूवमेंट करें, बट इट आल्सो टेक्स टाइम। लेकिन अगर बच्चा ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ आया, लाइक किसी इंजरी की वजह से था, और अगर हमने उस इंजरी को रिमूव कर दिया है, उसकी ट्रीटमेंट कर ली है, वो इंजरी ठीक हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो इंजरी ठीक हो रही है, तो बच्चे की ये जो उसकी वजह से आने वाला चाइल्डहुड डिप्रेक्सिया स्पीच है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बहुत से केसेस जैसे ऑटिज्म के हैं जिसमें स्टार्टिंग में स्वेयर केसेस होते हैं, स्वेयर से फिर मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड, माइल्ड से बॉर्डर लाइन पे बच्चा आ जाता है, बट डिपेंड्स कि बच्चा किस एज में आया है। अगर बहुत ज्यादा टाइम गुजार के आया है तो फिर उसके इस तरह के प्रोग्नोसिस चांसेस कम है। सिमिलरली इन दैट केस चाइल्डहुड डिप्रेक्सिया स्पीच में भी, कि एक तो डिपेंड करता है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा बहुत टाइम गुजारने के बाद आया है, तो उसके बाद उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि सम टाइम पेरेंट्स आते तो बहुत देर बाद हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन जब वो आते हैं तो वो इतने मोटिवेटेड होते हैं और उन्हें होता है कि हाँ हमने बच्चे के साथ काम करना है, तो उस केस में भी हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन एज, डिपेंड्स अपॉन कॉज कंडीशन एंड आल्सो ऑन द एनवायरनमेंट। राइट। ओके जी, तो इसी के साथ आई थिंक हमने काफ़ी क्विकली काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये ज़रूर लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और इन्फॉर्मेशनल भी होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much, sir. I hope I convey my knowledge to helpful for the parents, so the parents can go for their child if they have any problem regarding that. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी के साथ जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।